What's up guys? Breaking from संभल FIR lodged for fraud in name of work। ओ भैया, तो फेस टू फेस चैनल से रिजवान अहमद सर की वीडियो है। क्या है पूरा मामला, क्या फ्रॉड हुआ है वहां पर, तो देखते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट है और चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्त प्रॉपर्टी है। पुलिस थाना है, पुलिस चौकियां हैं, डाकघर है और जो विवादित धर्मस्थल है श्री कल्की मंदिर है, वो भी उन चौहद्दियों के बीच में ही आता है। साथियों, संभल जामा मस्जिद का सर्वे और सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद रोज एक से एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कल भी मैंने आप लोगों के सामने इसी मुद्दे पर वीडियो बनाया था। कहीं तीर्थ मिल रहे हैं, कहीं कुएं मिल रहे हैं, कहीं खंडित और दबे हुए इंक्रोच्ड मंदिर मिल रहे हैं, कहीं पूरी बावड़ी मिल रही है। तो वहां पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए कल भी हम लोगों ने इस पर बात की थी। एक चौकी का निर्माण किया जा रहा था और चौकी का निर्माण जो खटाई में पड़ा है, और चौकी के निर्माण को लेकर कल जो मैंने बताया था कि चार मीनारा का आकर वहां से संभल आकर चौकी की दुहाई दे रहा है कि यह जमीन वक्फुल औलाद है, इसका मुरादाबाद में फलाना फलाना नंबर है। देखिए कल की बोली बात। और जब मैं ये आप मेरा ये कल का वीडियो देख रहे होंगे तभी वहां का प्रशासन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता है पूरा संभल वक्फ का है, तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और कल जो मैंने वीडियो में बोला था वक्फुल औलाद को लेके, सुनिएगा वक्फुल औलाद को लेके डीएम महोदय ने क्या बोला। फेस टू फेस। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब सीधे फिर उसी पुलिस चौकी की 4000 स्क्वायर फीट जमीन पर आते हैं जिसको चार मीनारा का लेकर चार मीनारा से आया इंसान भी मातम कर रहा था और संभल के और उत्तर भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा था। तो उसकी जब जांच शुरू हुई है तो बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आज मैं एसएसपी साहब को और डीएम साहब को आप लोगों को पूर्णतः सुनवाऊंगा। एक तरह से आज का वीडियो रिएक्शन वीडियो है, लेकिन एंड में एक सवाल जरूर पूछूंगा और देखता हूं उसका जवाब आप लोगों के पास होता है या नहीं होता है। जब दस्तावेजों की जांच हुई है तो प्रथम दृष्टिया ये चीज सामने आई है कि 1929 में एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर जितना संभल का क्षेत्रफल था लगभग उससे ज्यादा क्षेत्रफल को वक्फ के नाम कर दिया गया था। लेकिन ये 50 रुपए का स्टैम्प पेपर भी रजिस्टर्ड नहीं है। उसको 50 रुपए पे संभल से ज्यादा भूमि जो क्षेत्रफल था वो वक्फ के नाम कर दिया गया था। यह चीज सामने आई है जांच में। जो शासन के पास दस्तावेज आए हैं उससे सबसे पता चल रहा है कि अगस्त 23 या 24 को 1929 में एक शख्स हुआ करते थे अब्दुल समद। उन्होंने लगभग पूरे संभल को 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वक्फ कर दिया था। यह चीज सामने आई है। मना किया था बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ना जाओ। सरकार अगर तुम गलत हो तो सरकार को तुम्हें कहीं भी तोड़ना होगा, वो तोड़ देगी, और संभल में सरकार ने तोड़कर दिखा दिया। मैंने बोला था ना, ये कूदो फांदो मत, हिंसा ना करो, कानून ना तोड़ो, कानून अपने हाथ में ना लो। यही सबसे अच्छा तरीका है एक समाज में अपने आप को सुरक्षित रखने का। तुम हाई कोर्ट चले गए, फिर लड्डू बांटने लगे, उसके बाद देखो संभल में बुलडोजर भी चला है और क्या क्या हुआ है। 1000 FIR हो गई हैं। और जिस भी यार मुसलमान भाइयों, बुरा न मानना, मुसलमानों के मोहल्ले में रेड होगी वहां पर 2 नंबर के दंड बहुत निकलेंगे। लखनऊ में बिजली चोरी के मामले आए उन क्षेत्रों से जिन क्षेत्रों को मैं जानता हूं कि वहां पर बहुसंख्यक कौन है, और वहां पर 2 दिन पहले वही किस्सा हुआ है संभल का। वहां मारपीट शुरू हो गई और पथराव शुरू हो गया, और जो वहां पर रेडिंग पार्टी गई थी वो जान बचा के भागी। अब इसी में कोई टेढ़ा पुलिस अधिकारी पड़ जाता, इसी में वो लाठीचार्ज करवा देता, उधर से फिर पत्थर चलने लगते, कोई कट्टा चलाने लगता, इधर से गोली चल जाती। फिर तुम कहते कि हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो अपनी हरकतें ठीक करो, अपनी जो मन में चिढ़ और नफरत है उसको ठीक करो। शासन प्रशासन तुम्हारा नुकसान कर ही नहीं सकता मेरे भाई। और इसमें हाँ, तो जो वक्फनामा शासन को सौंपा गया है, प्रशासन को सौंपा गया है, उसमें यह साफ हो रहा है कि 1929 में 4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया
पूरा अब्दुल समद नाम के बंदे ने वक्फ के नाम कर दिया था। जांच में यह भी पता चला है कि 1905 में जो संभल की कोतवाली बनी थी 1905 में, तो जो 1929 का जो एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जो प्रॉपर्टीज लिखी गई थी, अभी मैं बताता हूं, मैं क्या बताता हूं, अभी आपको डीएम साहब ही बताएंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी और एसपी साहब बताएंगे। उसमें 1905 में जो कोतवाली संभल बनी थी उसको भी दिखाया गया था कि वो वक्फ की संपत्ति पर बनी है, 1905 की प्रॉपर्टी। जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसमें एक और चीज सामने आई है साथियों, कि इस पूरे इलाके में लोगों के निजी मकान बने हुए हैं और बहुत से धार्मिक स्थल भी इन्हीं जगहों पर आते हैं। इसी जो भी चौहद्दी दी गई है वक्फ की 4.25 स्क्वायर किलोमीटर की, उसमें धार्मिक स्थल भी आते हैं और लोगों के निजी मकान भी उसी क्षेत्र में आते हैं, उसी क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें शहरों सराय से लेके आलम सराय तक 48 बीघा जमीन, 48 बीघा जमीन, जिसमें फिर से दोहरा दूं लोगों के निजी मकान भी बने हैं, धार्मिक स्थल भी हैं, हिंदू या सनातनी धार्मिक स्थल भी हैं, वो भी इन दस्तावेजों के आधार पर वक्फ की वक्फुल औलाद दिखाई जा रही है। 48 बीघा जमीन संभल की। और इसके अलावा जो ये वक्फनामा है ये रजिस्टर्ड नहीं है, और संभल का जो डाकघर है, संभल का डाकघर भी वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम से उसमें दर्शाया जा रहा है इन कागजों में, जो रजिस्टर्ड नहीं है, और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये बने हुए हैं। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है। एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था वक्फुल औलाद के बारे में, सुनिए। अगर ये वक्फुल औलाद जमीन है, जैसा कि ये आके हैदराबाद से चार मीनारा का यहां बता रहा है, साहब बता रहा, तो उस वक्फुल औलाद का जो मालिक है वो कहां है, जो तू उसका प्रवक्ता बना बैठा है? बिल्कुल ठीक, एग्जैक्ट। मैंने एज अ लॉयर आप लोगों को यही बताया था कि वक्फुल औलाद में कोई ना कोई जिसने भी वक्फुल औलाद अपनी फैमिली के लिए किया हो कि मेरी प्रॉपर्टी बेची ना जाए, इसके खंड खंड ना हो, इसके टुकड़े ना हो, और ये मेरी प्रॉपर्टी आने वाले वक्त में मेरी फैमिली के ही काम आए, कहीं बिके विके ना, वो उस आदमी का कोई ना कोई वंशज, भले फर्स्ट एयर हो, भले कोपासनर सेकंड एयर हो, भले थर्ड एयर हो, यानी कोई ना कोई उसकी फैमिली का आदमी सामने आके कहेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी। और यही मैंने पूछा था कि जिस आदमी की ये प्रॉपर्टी है परिवार की, उसका कोई नुमाइंदा नहीं है, और वो चार मीनारा का आके संभल में खड़े होकर मुसलमानों को भड़का रहा है और उस वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रवक्ता बन रहा है। एग्जैक्ट भाइयों, देखिए मैंने ये बात बोली थी। अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। मान लीजिए कि किसी ने वक्फ किया भी होगा, मान लेते हैं, हालांकि वो अनरजिस्टर्ड है, कोई प्रमाणित नहीं है, तो भी जो वक्फ अधिनियम है 1995 उसकी धारा 56 कहती है कि कोई भी वक्फ संपत्ति का विक्रय नहीं हो सकता है। तो अभी यह भी संज्ञान में आया है कि इस के आधार पे कोई हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन मौखिक रूप से और एग्रीमेंट के आधार पे खूब सारी संपत्तियों का क्रय विक्रय भी हो रहा है। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कल के अपने वीडियो में, खसरा खतौनी पर परिवार के नाम होते हैं, लेकिन वो उस पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है। वक्फ करने का धरातल पर बस अफेक्ट इतना होता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। 2 नंबर से तो वैसे वो भी बिक जाती है, पर मैं लीगल कानूनी बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली मैंने कहा था अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फुल औलाद है वो बिक ही नहीं सकती। अगर आपने उसको 1 नंबर में नहीं बिक सकती, और मैंने ये भी बोला था कि 2 नंबर में बिक सकती है, और अगर आपने उसको 2 नंबर में बेच दिया तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी फिर रहती ही नहीं है, क्योंकि आपने वक्फ की जो बेसिक कंडीशन थी कि प्रॉपर्टी किसी को फैमिली के अलावा बेची नहीं जाएगी, आपने उसी का वायलेशन कर दिया। तो जैसे ही वायलेशन कर दिया वो प्रॉपर्टी वक्फुल औलाद नहीं रही। वक्फ तो भूल जाइए, वक्फुल इस्लाम भूल जाइए, मैं वक्फुल औलाद की बात कर रहा हूं, वो वक्फुल औलाद भी नहीं रही। एग्जैक्टली भाई को एज अ लॉयर मैंने आप लोगों
लोगों को, ये 2 इनपुट दिए थे और ये दोनों चीजें डीएम साहब ने कल रिपीट करी। तो जो कमेटी की रिपोर्ट है एसडीएम, सीओ और ईओ की, उन्होंने प्रथम दृष्टया संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की सारी जो चौहद्दियां हैं, उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रतीत होती हैं और जो संलग्न वक्फनामा है उसके दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके संबंध में आगे की कार्रवाई कप्तान साहब के माध्यम से हम करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी हाँ भैया, गई भैंस पानी में। एसपी साहब ने बोल दिया है कि जितनी भी क्रय और विक्रय हुए हैं बताकर कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और स्टेट एक्सचेकर को लॉस हुआ है क्योंकि रजिस्ट्री नहीं कराई गई है, इंटरनल एग्रीमेंट में मकान बेचे गए हैं, सबकी लंका लग गई, सबकी भैंस दलदल में फंस गई, सब पे ना जाने कितना कितना फाइन लगेगा, कितने बुलडोजर चलेंगे, सब पे मुकदमे होंगे फर्जी बाड़े के लिए स्टेट चक्कर पर, और कम से कम 10-10 गुना फाइन इन पर जो रजिस्ट्री कॉस्ट होगी। कब ये एग्रीमेंट हुआ होगा, उस टाइम उस जगह की क्या रजिस्ट्री कॉस्ट थी, उस पर क्या फाइन लगना चाहिए था, कितने साल का उस पर फिर इंटरेस्ट लगना चाहिए था, वगैरह वगैरह, वो सब जोड़ के बेटा लिया जाएगा। यार मुसलमान भाइयों, यही तुम्हारा भाई रिजवान तुम लोगों से बोलना था कि अगर गलत हो और शासन प्रशासन से एक चीज के लिए तुम चले जाओगे, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लिया होगे, दूसरे में फंसा दिए जाओगे। यार देखो, जो एक बेसिकली नेचर में, ये मैं लॉ की बात कर रहा हूं, यहां मैं किसी मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक अपराधी है जिस पर 15 मुकदमे चल रहे हैं, कहीं उसकी बेल बाउंस हो रखी है, जंप हो रखी है, कहीं कोई बयाना है, कहीं किसी थाने में चार्जशीट लगी हुई है, वो जब शासन प्रशासन से अकड़ेगा, एक मुकदमे में स्टे लिया जाएगा, दूसरे में ठास दिया जाएगा, दूसरे में स्टे लिया जाएगा, तीसरे में ठास दिया जाएगा। तो ये चीज अब सामने आ गई है कि रिजवान अहमद वो बंदा है जो अपनी कम्युनिटी को बिल्कुल सही राय देता है, बिल्कुल सही राय देता है। और अब देख लो कि वो ज्यादा अकलमंद थे जो बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, या रिजवान अहमद ज्यादा अकलमंद था जो कह रहा था बेटा खुश ना हो, बजा तो तुम्हारी जाएगी, और वो बजा दी गई और अब और बजाई जाएगी। ये तो शुक्र हो पत्थर चलाने वाले का कि अगर पत्थर ना चलते तो इतने संबल को लेकर खुलासे ना होते। और ये जो मैं कल तक बोल रहा था कि वक्फुल औलाद में स्कैम नहीं हो सकता, जितना भी मेन स्कैम है ये वक्फुल इस्लाम का है, यहां तो यार ऐसा लग रहा है वक्फुल औलाद में भी स्कैम हो जाता है। ये सामने हो रहा है और मजे की बात ये है कि डॉक्यूमेंट सामने कहां से आए ये पता ही नहीं चल रहा है। सुना है कि सपा के विधायक ने ये डॉक्यूमेंट शासन प्रशासन में लाकर दिए थे कि उसको किसी ने दिए थे और मौके पर कोई है ही नहीं ये कहने वाला कि ये मेरे पूर्वजों ने मेरे नाम वक्फुल औलाद किया था। और चार मीनारा का एक लॉ मेकर आकर इस बात को बोल रहा है और इसको ट्वीट कर रहा है और एफआईआर हो रही है। एक बात फिर से मुसलमानों इस लॉ मेकर से बोल दूं, जो जब तक तुम लोगों को बर्बाद नहीं कर देगा और अपने स्कूल कॉलेज और 4 गुना बुलंद नहीं कर लेगा, अपनी संपत्ति और 4 गुना बुलंद नहीं कर लेगा, करोड़पति से खरबपति नहीं हो जाएगा, ये चैन से नहीं बैठेगा। इसने अपने ट्वीट में एक चीज करी है, तवज्जो चाहूंगा सबकी, मुझे सुनने वाले हिंदू और मुसलमान भाइयों की। इसने अपने ट्वीट में एक चीज बोली है कि पुलिस चौकी, क्योंकि जामा मस्जिद एक संरक्षित क्षेत्र है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसके सामने कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। यही बोला है इसने अपने ट्वीट में, इस आदमी ने। यार तुम फिर फंसोगे, क्योंकि जहां पर ये चौकी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके अगल बगल लोगों के पहले से बने हुए मकान हैं जो जामा मस्जिद के प्रोटेक्टेड होने के बाद बने हैं। तेरे इस चक्कर में चार मीनारा के जाहिल ये बाकी मकान भी गिरा दिए जाएंगे कि यहां पर ये मकान बने कैसे अगर ये प्रोटेक्टेड क्षेत्र था। पुलिस थाना तो कहीं भी खोल सकता है एज एन एक्सेप्शन केस, लेकिन मकान नहीं बन सकते। और ये जो पुलिस चौकी है किसी मैदान में नहीं बनी हुई है, ये पुलिस चौकी के चारों तरफ सकरी गलियां हैं और मकान हैं। सवाल उठेगा अगर ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था 1955-1956 के एक्ट के हिसाब से, तो यहां पर ये मकान बने कैसे? और अगर ये मकान 1955-1956 के बाद बने होंगे, जो मुझे लगता है 90% बने होंगे, तो ये सारे गिरा दिए जाएंगे सिर्फ इस ट्वीट के चक्कर में। और चलते चलते आखिरी सवाल जिसका जवाब आज नहीं मिलेगा, पुलिस ने इसमें एफआईआर कर दी है, पुलिस ने इसमें एफआईआर कर दी है फर्जी बाड़े को लेकर, और अब इसकी पूरी एक फॉर्मल जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। एफआईआर हुई है अज्ञात आदमियों के नाम,
वो सांसद, वो लॉ मेकर जो आके अपने ट्वीट पर इन दस्तावेजों को दिखा के दम भर रहा था कि ये दस्तावेज, ये जमीन सारी वक्फ की है। सवाल उठता है क्या इस अपराध में वो पार्टी नहीं है? जो सवाल मैंने कल पूछा था, सवाल उठता है क्या वो सांसद, वो लॉ मेकर इस अपराध में पार्टी नहीं है? क्या वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है? क्या वो वहां पर जिनको हड़पा गया है उस चीज को सेंटिटी नहीं दे रहा है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए? तो आखिरी सवाल मेरा उठता है कि ये एफआईआर अगर फर्जीवाड़े की हुई है तो ये अज्ञात आदमी के नाम क्यों हुई है? ये चार मीनारा के सांसद के खिलाफ क्यों नहीं हुई है? मुझे फिर पता है इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। वकील हैं वो, और जिस तरीके से उन्होंने लॉयर की नॉलेज जितनी भी उन्होंने हर एक चीज़ बताई, उन्होंने पहले भी बताई थी जब बुलडोजर वाली बात हुई थी, और अब भी उन्होंने ये बताई कि अब ट्वीट तो कर दी है, लेकिन अब ट्वीट का ये चीज़ देखो, अगर वो उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बोल रहे हैं तो फिर जो कंस्ट्रक्शन बाकी भी होल्ड रखी है, तो वो वाली बात है ना, घेराबंदी वाली बात, वो कि इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कुछ बात होती है तो अगर आप एक फैक्ट रख रहे हो, एक बात रख रहे हो, तो ये हमेशा कहा जाता है कि आप बहुत केयरफुली एक चीज़ रखो कि ताकि उसका काउंटर किसी भी तरीके से ना हो। ये चीज़ अब तो ये देखना, वो जमीन अगर दो नंबरी तरीके से वो बेची गई, हर एक चीज़ उसके बारे में हुआ, तो बहुत चीज़। और ये चीज़ मुझे आज ये जो है ना कि जैसे कहीं जाते हैं, कुछ चेक करने जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, वहाँ पर पता लगता है कि बिजली भी चोरी से चला रहे हैं, हर एक चीज़ चोरी की चल रही है, तो वहाँ पर गिल्टी होने की जगह वो सोचता है कि हम ज़्यादा हैं तादाद में, तो हम पत्थर फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पत्थर कर देंगे। जिस दिन पूरी फोर्स और आर्मी आएगी, फिर कितने कितने निपटाए जाएंगे, फिर कितने लेके उठा के लेके जाएंगे, फिर वो 2 मिनट में बोल देंगे जी हमारे साथ तो गलत हुआ। कानून तुम फॉलो करोगे नहीं, चोरी तुम करोगे और चोरी की सजा भी तुम्हें ना मिले फिर उस चीज़ में, वाह, ये तो सेंसलेस बात हुई ना। बात सेंस और सेंसलेस में यही फर्क होता है। फिर कह देंगे हमारे साथ गलत, अब भाई गलत उसके साथ किसी का गलत नहीं हो रहा। यहाँ पर ये बात होती है कि आपको सजा मिलनी क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने कुछ गलत करा है। वहां पर जहां जो चीज गलत होगी उसके बारे में सजा मिलेगी ना। बिजली है, बिल भरो, नहीं भर रहे तो सजा मिलती है, फाइन लगता है। बिजली है, चोरी करते हुए पकड़े गए तो उसकी अलग सजा है। ऐसे तो फिर सब लोग ही चोरी कर ले भैया, ये वाली बात आ गई ना भाई। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।